हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों को। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और अंत तक देखिए, जिससे आपको कोई भी विधियों पर किसी भी तरह की कोई शंका बाकी न रहे। सदियों से मानव सीख रहा है और निरंतर सीखने की यही प्रवृत्ति मानव को सबसे बेहतर बनाता है। इस कारण से पढ़ने पढ़ाने अर्थात सीखने सिखाने की विधि का उपयुक्त चयन, उचित चयन मानव को विकास के दूरगामी रास्ते पर ले जाता है। हम जानते हैं कि शिक्षा का निरंतर विकास होते जा रहा है। शिक्षा के विकास में शिक्षाविदों ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षण कार्य में शिक्षक कई प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं, कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कई विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जो शिक्षण को और बेहतर से बेहतर बनाने में उनकी मदद करता है। बच्चों को शिक्षक की बातें अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए शिक्षण विधि का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शिक्षण विधि जो है प्रभावपूर्ण और सुगम होना चाहिए, जिससे बच्चों को समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो और वे स्पष्ट रूप से विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझ सकें। इसलिए शिक्षण के क्षेत्र में आधुनिक काल में अधिगम अध्यापन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है तथा शिक्षण कार्य में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, अर्थात शिक्षक केंद्र और बाल केंद्रित दोनों तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह नई तकनीक है। इसीलिए इस बाल केंद्रित शिक्षण को ध्यान में रखते हुए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों को एक एक करके। पहली विधि समस्या समाधान विधि को यहाँ पर लाया गया है। सीखने की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। यह आर्मस्ट्रॉन्ग की ह्यूरिस्टिक विधि पर आधारित है। इसमें शिक्षार्थी के समक्ष कुछ समस्याएं रखी जाती हैं और इनके समाधान के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे शिक्षार्थी जो है समस्या का समाधान कर सकें। इस विधि का गुण क्या है? इस विधि से शिक्षार्थी समस्या के समाधान हेतु अपने बुद्धि का प्रयोग अधिकतम रूप से करते हैं, जिससे बुद्धि में विकास होता है। इसके अवगुण क्या है? अवगुण है इसके कि उपयुक्त सामग्री के अभाव में यह विधि कारगर सिद्ध नहीं होती है। प्रत्येक बच्चों में समस्या के समाधान की गति भी अलग अलग होती है। इस कारण से यह कभी कभी अधिक समय लेता है और समय की हानि होती है। आइए अब देखते हैं व्याख्यान विधि। इस विधि में विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्यों को शिक्षक अपने ज्ञान के अनुसार व्याख्या कर समझाते हैं। इसमें शिक्षक वक्ता होता है और विद्यार्थी श्रोता होता है। इस विधि के गुण क्या हैं? व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला रहा है। गुरुकुल पद्धति में यह विधि सर्वोपरि थी। अपेक्षित शिक्षक सामग्री और शिक्षार्थी की सहभागिता प्राप्त करने हेतु किसी पूर्व नियोजन क्रियाकलाप के अभाव में अध्यापन का यह एकमात्र संबल होता था। शिक्षक के लिए यही बल होता था जो व्याख्यान विधि होती थी। इसी के आधार पर शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराया जाता था। अवगुण क्या है इसके? व्याख्यान विधि के अवगुण है कि इस विधि में शिक्षक अपने अध्यापन में केवल शब्दों का प्रयोग करता है। यह विधि जो है मात्र श्रवण होता है, सुनने वाला होता है। इसलिए विद्यार्थी इस विधि का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अपेक्षित शिक्षक सामग्री और शिक्षक की सहभागिता प्राप्त करने हेतु किसी पूर्व नियोजन क्रियाकलाप का अभाव होता है, अर्थात कोई योजना नहीं होती है। इससे पहले कि शिक्षा विधि का इस्तेमाल किया जाए, शिक्षा दिया जाए, उस समय या उससे पहले तक कोई योजना बनी नहीं रहती है। आइए अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक विधि, जिसे पठन विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि में शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तक में लिखित बातों को
पढ़कर समझता है और अध्यापक उसकी समझ को व्यापक बनाने का प्रयास करता है। अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक एक सहायक सामग्री के रूप में ली जाती है। यदि शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तक का उपयोग उसमें अंकित निर्देशों के अनुसार करें तो यह एक उपयोगी विधि हो जाती है। इसके गुण क्या है? विषय वस्तु पर केंद्रित होता है, जिससे उद्देश्यों से भटकने की संभावना नहीं के बराबर होती है। पाठ्य पुस्तक विधि में महत्वपूर्ण बातों और उद्देश्यों के छूटने का भय भी नहीं होता है। अवगुण क्या है इसके? शिक्षक कार्य एवं ज्ञान जो है पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित हो जाता है। बच्चे सृजनात्मक और क्रियात्मक पहलुओं से दूर हो जाते हैं और उनमें सृजन और क्रियात्मक क्षमता की अभाव समझ में आती है, उनमें अभाव देखा जाता है। अगला है परियोजना कार्य विधि। सीखने की यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। इस विधि के अंतर्गत अनेक तरह की समस्याएं होती हैं जो बच्चों को शिक्षार्थियों को दी जाती है और निर्धारित समय के अंतर्गत उसका समाधान शिक्षार्थी जो है शिक्षक को या फिर पढ़ाने वाले को दिखाते हैं। इसमें शिक्षार्थी सक्रिय रहते हैं, उस परियोजना पर लगातार कार्य करते रहते हैं। इसके गुण क्या है? गुण है यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, जो बच्चों पर बाल केंद्रित विधि है, अर्थात बच्चों पर जो है बहुत अच्छे तरह से विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझाने में सफल हो पाती है। इसमें समय सीमा के अंदर समाधान करने से बच्चों में समय की महत्ता को समझने की प्रेरणा मिलती है। इसके अवगुण क्या है? परियोजना कार्य अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात परियोजना कार्य किसने किया ये पता नहीं चलता है। समय सीमा निर्धारित होने पर कभी कभी मानसिक दबाव और तनाव भी बढ़ता है, इसलिए बच्चों में कभी कभी अवसाद उत्पन्न हो सकता है। आइए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। इस विधि का अभिप्राय शिक्षार्थी द्वारा स्वयं करके सीखने की है। इस विधि में शिक्षार्थी किसी विषय वस्तु को समझने, समस्या समाधान हेतु अथवा अन्य कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में जाकर किसी न किसी प्रयोग को करते हैं। प्रयोगशाला का अर्थ यहाँ पर वातावरण से भी हो सकता है। गुण, इस विधि के क्या गुण है? यह सीखने की सर्वोपरि विधि है। इस विधि द्वारा सीखने में परिपक्वता आती है और सीखना जो है बच्चों में अनुभव के आधार पर होता है। अवगुण क्या है? शिक्षार्थियों के लिए यह जगह जो है हर जगह प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही साथ प्रयोगशाला के लिए प्रयोग के लिए जो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए वो भी एक समस्या बन सकती है। अगर वो कहीं बाहर भ्रमण पर है और इस विधि का प्रयोग भी कर रहा है तो वहाँ पर सामग्री उपलब्ध नहीं होगी और कभी कभी प्रयोगशाला ही उपलब्ध नहीं होती है। आइए देखते हैं पर्यटन विधि अर्थात भ्रमण विधि। शिक्षण कार्य के लिए यह एक उपयोगी विधि है। पेस्टालोजी और रूसो जैसे महान शिक्षार्थियों ने इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे शिक्षा का प्रमुख साधन माना है। इसमें हम बच्चों को आसपास के क्षेत्रों को घुमाते हैं, भ्रमण कराते हैं, पर्यटन कराते हैं और उसके माध्यम से शिक्षा देते हैं। इसके गुण क्या है? पर्यटन द्वारा आसपास के क्षेत्रों में बच्चों को विषय वस्तु से परिचित कराया जाता है। साथ ही साथ उन क्षेत्रों को भी बच्चे परिचित हो पाते हैं और दुनिया के विभिन्न आयामों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इसके अवगुण क्या है? यह विधि हमेशा कारगर सिद्ध नहीं होती है क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है और भ्रमण करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। बच्चे अधिक संख्या में हो सकते हैं और दुर्घटना होने की संभावना भी इसमें होती है। आइए देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। इसे खोज विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिका का अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस विधि का उद्देश्य शिक्षार्थियों में खोज की प्रवृत्ति पैदा करनी है। इसके लिए उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि बच्चे जो है खोज के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी के ऊपर विषय वस्तु का कोई भार नहीं दिया नहीं जाता है, बल्कि वास्तविकता की खोज के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। इसके गुण क्या है? खोज की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, क्रियात्मक और सृजनात्मक में
विकास होता है। अवगुण क्या है? अवगुण इसके है कि खोज में समय की स्पष्ट निर्धारणता नहीं है। कितना समय लगेगा यह कोई बता नहीं सकता है। उसके बाद विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने में भी बहुत समय लग जाता है। इनके अतिरिक्त भी कई विधियां हैं जो शिक्षण विधियों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।